नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस है और ऐसे में इस दिन को प्रदेश भाजपा के नेताओं के द्वारा युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सीएम के चाहने वालों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी बीच गणेश जोशी जो कि मंत्री हैं, उन्होंने देहरादून के न्यू कैंट रोड स्थित मंदिर के सीएम के नाम का पूजन मंदिर में कराया है। इस अवसर पर प्रदेश के सीएम धामी भी मौजूद वहां पर रहे। बता दें आपको कि इस दौरान केक काटकर सीएम धामी को जन्मदिन की बधाई दी गई। बताया भी जा रहा है कि आज सीएम धामी के जन्मदिन के बाद बीजेपी के नेताओं के द्वारा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। निकले हैं यार। पिछली बार भी हमने जन्म मनाया था, क्योंकि इस बार पिछली बार टपकेश्वर भी गए थे, क्योंकि इस बार जो आपको मालूम है हमारे पहाड़ में जो छूत होती है तो मंदिरों में नहीं जाते हैं, तो मंदिर में जाने का उनका होना ही था। आज यहाँ पर भी आए तो मंदिर में नहीं गए हैं। हमने बाहर ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर इस खुशी को मनाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि बजरंगबली के आशीर्वाद से धामी जी लगातार इस प्रदेश को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो भ्रष्टाचार को मुक्त करने का जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा और 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के जीजीआईसी कॉलेज राजपुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। बता दें आपको, कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड द्वारा प्रायोजित मोबाइल लर्निंग केंद्र की 2 बसों को हरी झंडी दिखाई और स्कूली बच्चों और गरीब महिलाओं को भी चेक वितरित किए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विधायक खजान दास, देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा, एसीएस राधा रतूड़ी, सचिव मीनाक्षी सुंदरम, डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बता दें आपको कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखा है। योजना के तहत आवास विहीन पात्र परिवारों को आवासीय सुविधा मिलने के संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखा गया, जिसमें ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया और आवास प्लस सर्वे डेटा में पंजीकृत 6,728 पात्र परिवारों की डेटा में त्रुटि के कारण 795 परिवारों के पास मोटरसाइकिल, 231 परिवारों के पास रेफ्रिजरेटर, 3,173 परिवारों के पास लैंडलाइन फोन और 2,529 परिवारों के पास स्वयं का अन्य मकान प्रदर्शित होने से कुछ परिवार आवास सॉफ्ट की ऑटो स्क्रूटनी प्रक्रिया की स्थायी प्रतीक्षा सूची से बाहर हो गए हैं, जबकि वास्तव में 6,728 परिवार योजना के मानकों के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आते हैं। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से अनुरोध किया कि 6,728 परिवारों को आवास स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित करने के संबंध में निर्देशित किया जाए, ताकि विहीन पात्र परिवारों को आवासीय सुविधा का लाभ मिल सके। नहीं पत्र लिखा है कि जो ये 6,000 से कुछ लोग हमारे छूटे हुए हैं, क्योंकि आपने हमें आवास तो दे दिए हैं, लेकिन जो इसमें उसमें टेलीफोन या किसके घर में गाड़ी है उनको इससे हुआ है, तो मैं उसको छूट देने की मैंने उनसे मांग की है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रकार से उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। मैं उनके पास गया था, उन्होंने 26 जगह अगेंस्ट हमारे को 33,000 मकान दिए, वो मिलेगा और कोई भी जो है चिन्हित व्यक्ति जो है आवास से जो है वंचित नहीं रहेगा। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा 2022 के मतों से अधिक मत लाई है। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा कम अंतर से अधिक बूथ नहीं जीत पाई। बता दें आपको कि फिर भी ये कहा गया है कि फिर भी हर बूथ से सम्मानजनक मत भाजपा को मिला है। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा ने सभी विपक्षी दलों को धूल चटाई है। विपक्षी मिलकर भी भाजपा को बागेश्वर उपचुनाव में हरा नहीं सके। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है।
हम लोगों जिस बूथ पर जितना वोट पड़ा था उस वोट में हमने बढ़ोतरी की है। हमारा वोट गिनती के 1-2 बूथ हैं जहां 5 और 7 वोट हम पीछे रहे। बाकी जितना वोट हमको लोग पिछले 2022 में पार्टी को पड़ा था वही वोट हमारा यथावत बना रहा और 50+1 मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। यही हमारी जीत का आधार है और हम कह सकते हैं सारे दल मिलकर एक भी हो जाएं तो भी भारतीय जनता पार्टी अपना जो बूथ जीता चुनाव जीते का जो हमारा मंत्र है और टोटल मतदान का 50% ज़्यादा मत भारतीय जनता पक्ष में हो, इस उद्देश्य से बागेश्वर की जनता ने हमारा साथ दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। मैंने आज सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है और हमारी जो यहाँ से प्रत्याशी थी पार्वती दास जी हमारी विधायक बन गई हैं। बहुत जल्द उनकी शपथ ग्रहण भी होगा और हम सब लोग पुनः बागेश्वर की जनता का हृदय से हमने आभार व्यक्त किया है कि 5वीं बार लगातार भारतीय जनता पार्टी पक्ष में यहाँ की जनता ने मतदान किया है। वहीं जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा के प्रशासनिक कमेटी के द्वारा 19 लोगों की गलत तरीके से नियुक्ति देने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर बाकायदा कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पत्र भी लिखा गया है। पत्र के अनुसार जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा की प्रशासनिक कमेटी ने 19 लोगों की गलत तरीके से नियुक्ति दी, जिसमें वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए नियुक्ति प्रदान की गई है। भारी अनियमितताएं को देखते हुए जांच जो है मुद्दा जांच का विषय बना हुआ है। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को दिए गए पत्र पर बीजेपी के 2 विधायकों ने भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। इसके साथ ही इस मामले को लेकर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि ये जो बैंक है वो हमारे विभाग के अंदर नहीं आते, इसके बावजूद भी हम मामले में हुई गड़बड़ी का संज्ञान ले चुके हैं। देखिए वो अर्बन बैंक है, वो हमारा बैंक नहीं है। और क्योंकि कोऑपरेटिव में कई बार क्या होता है कि लोग अपने अपने बैंक बनाते हैं और उसके लिए डीएम ने आदेश दिए हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे हमारे पास नहीं है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगर गड़बड़ होगी तो वहाँ के जिलाधिकारी उसकी जांच है। वहीं उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एडमिशन के लिए विभाग एक बार फिर से मौका देना जा रहा है। बता दें आपको, राज्य में विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जो छात्र प्रवेश से वंचित रह गए हैं, ऐसे छात्रों के लिए फिर से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके तहत अब छात्र महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में ऑफलाइन पंजीकरण कराने के बाद एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दोबारा समर्थ पोर्टल खोलने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसी बीच विद्यालय शिक्षा परिषद में परीक्षा फल सुधार परीक्षा पास करने वाले 12वीं के छात्रों समेत दूसरे विभिन्न कारणों से दाखिला न मिल पाने वाले छात्रों के लिए दोबारा एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया, जिससे कि छात्रों की संख्या को देखते हुए 1 सप्ताह के लिए आखिरी बार समर्थ पोर्टल खोल दिया जाएगा, ताकि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अपने यहां पर पंजीकरण करने वाले छात्रों का डाटा समर्थ पोर्टल में अपलोड कर सके। उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की है और इसमें 2 निर्णय लिए गए कि कोई भी बच्चा उस शिक्षा से ग्रहण जो करना चाहता है उसको वंचित नहीं किया जाएगा। अगर किसी का एडमिशन छूट गया है, कोई अभी जो है अंक सुधार परीक्षा में पास हुआ है, कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय में जिसका एडमिशन नहीं मिल पाया है, ऐसे बच्चों के लिए हमने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को आज आदेश दिए हैं कि वो ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा दें और 10 दिन के लिए हम इन बच्चों के लिए अलग से फिर समर्थ पोर्टल अलग से खोलने जा रहे हैं। वहीं देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज हो गई है। ऐसे में एमडीडीए द्वारा देहरादून को सजाने की तैयारी की जाने लगी है। इसको लेकर मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी ने बताया है कि इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कई काम चिन्हित किए गए हैं, जिसमें फसाड निर्माण के कार्य के साथ साथ शहर के कई घरों में एक समान रंगों में रंगने और लैंडस्केपिंग के काम भी किए जाएंगे। सिविल वर्क भी करने, जिसमें फसाड इंप्रूवमेंट है, घरों की पेंटिंग का है, फुटपाथ बनाने का है और हार्टिकल्चर का भी काम है। जहाँ जहाँ जगह मिलेगी लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, वर्टिकल गार्डनिंग का भी हमें जहाँ जगह मिलेगी वर्टिकल गार्डनिंग भी बनाएंगे। तो दोनों तरह के कामों के हमने टेंडर निकाल दिए हैं। उसका भी हमारा प्रयास रहेगा कि अगले महीने से जैसी बारिश खत्म हो हम लोग तुरंत उस पर काम शुरू करें, ताकि तय समय सीमा के भीतर शहर का सौंदर्यीकरण किया जा सके। बागेश्वर में राष्ट्रीय सेवा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर जागरूकता शिविर लगाया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक के अधिकारों के बारे में जागरूकता करने के साथ ही 15 दिन का ये जागरूकता शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही स्कूल और कॉलेजेस में
वरिष्ठ नागरिकों को आदर सम्मान देना सिखाया जाएगा। चिकित्सा कैंप और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी दी जाएगी। और इस दौरान हम जो है वरिष्ठ नागरिकों के जो है अधिकारों से उनको जागरूक करेंगे, कैंप करेंगे। स्कूल कॉलेजेस में जो है वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जो रिस्पेक्ट होता है उसके बारे में जो है बच्चों को भी अवेयर करेंगे और उनके चिकित्सा कैंप आयोजित करेंगे जगह जगह जाकर। हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है, कानून में ही हमारी जो धारा 12 है उसमें उनको राइट है, वरिष्ठ नागरिकों को भी उसमें राइट है कि उनको निःशुल्क विधिक सहायता मिले। तो जब भी ऐसा कोई मैटर होता है हमारे पास जो है किसी क्लिनिक के माध्यम से या हमारे फ्रंट ऑफिस के माध्यम से या कैसे ही भी हम तक पहुंचता है, तो हम जो है अगर उनको कोई मुकदमा करना हो या उनके खिलाफ कोई मुकदमा किया गया हो तो निःशुल्क हम एडवोकेट देते हैं, जिसकी फीस हमारा प्राधिकरण भुगतान करता है। और आपदा की कई घटनाएं होती हैं तो पैरालीगल वॉलंटियर भी आपदा प्रबंधन के बारे में थोड़ा गुर जाने, इसके लिए हमने एसडीआरएफ के माध्यम से आज जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा हुआ है सभी पैरालीगल वॉलंटियर के। ये सब एक्टिविटीज हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार कर रहा है। राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने राज्य आंदोलनकारी की मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया है और राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद विधानसभा में इस विधेयक को पेश किया गया और फिर इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। वहीं प्रवर समिति के सदस्य पूर्व राज्य आंदोलनकारी और मौजूदा बीजेपी विधायक ने बताया है कि विधानसभा में जो विधेयक रखा गया उसमें कई सारी खामियां थी, जिसको देखते हुए इसे प्रवर समिति को भेजने का फैसला लिया गया। वहीं अब इस समिति को 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। देखिए, जो विधेयक आ रहा था उसमें काफी सारी खामियां थी और वही विषय वहां पर चर्चा में सामने आया। तो क्योंकि बहुत साल बाद दोबारा हम इस विधेयक को पारित करा रहे हैं और आगे उम्मीद है कि जो आंदोलनकारियों के आश्रित हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, तो इसको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी था ताकि इसका व्यापक लाभ आंदोलनकारी के आश्रितों को मिल सके। उसमें कुछ खामियां हमको दिखाई पड़ी तो वहाँ पर ये विषय आया था, तो हमने उसके टाइम बाउंड भी किया है। कई बार मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कहते होंगे साहब प्रवर समिति को भेज दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लटकाने की बात है, क्योंकि अब लोगों का हम राजनीति करना मैंने वहाँ भी कहा था कि कम से कम आंदोलनकारियों के विषय पे सदन को नहीं बंटना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग मानते कहाँ हैं, कुछ लोगों को तो राजनीति ही करनी होती है, तो आज उस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं हमने उसको टाइम बाउंड किया है। 15 दिन के अंदर पर्वत समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी और उसके बाद एक स्पेशल सेशन बुलाकर हम उसको क्लियर करने जा रहे हैं। वहीं पौड़ी के डीएम कार्यालय में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में चिन्हीकरण के लिए लंबित प्रकरणों को जिलाधिकारी के साथ समिति के सदस्य की वार्ता हुई है। समिति के सदस्य बीरा भंडारी ने बताया है कि प्रशासन द्वारा 139 लोगों का चिन्हीकरण किया गया था, जिन्हें राज्य आंदोलनकारी कार्ड भी जारी कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि कार्ड धारकों को सभी सुविधाएं मुहैया हो रही है, लेकिन उन्हें अभी तक पेंशन से वंचित रखा गया है। बताया ये भी जा रहा है कि इनमें कुछ लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं कुछ लोग नौकरी पर लग चुके हैं। बीरा भंडारी के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा फिर से प्रकरणों पर जांच की बात कही जा रही है। बैठक नहीं हुई थी, उसमें माननीय एसपी साहब के दस्तखत है, माननीय सीएमओ साहब के दस्तखत है और जिला अधिकारी जी के दस्तखत से वो कार्ड इशू हो रही है। उसमें जो है ये लोग अंकुश लगा रहे कि नहीं जिसमें जांच, अब ये कह रहे कि जांच, अब दूसरा विषय कह रहे जांच। कितनी बार वो जांच होगी? आज 4 बार वो जांच हो चुकी है और जांच में क्या पाएंगे? वो लोग कह रहे कि तुम अपना फिर दोबारा से मेडिकल लाओ। हमारा सरकारी हॉस्पिटल में हमने उस समय उत्तराखंड के आंदोलन में ये था कि साहब जब आंदोलन चल रहा था, चरम पे था, तो लोगों ने वहां पे कई लोगों ने अपने उल्टे नाम बताए। अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधानसभा के कन्होड़ी गांव के रहने वाले युवा स्टंटबाज चमन वर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता ने स्टंटबाज चमन वर्मा से मिलने जो हमारे संवाददाता हैं वो कन्होड़ी गांव पहुंचे, जिस दौरान चमन ने सेना में जाकर देश की सेवा करने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी चमन की जो उम्र है वो 21 साल है और वहीं भाजपा के विभाग प्रदेश प्रभारी अनिल शाही ने हाल ही में पुष्कर सिंह धामी से चमन सिंह की सीधी बात कराई और इस दौरान मुख्यमंत्री ने चमन को आश्वासन दिया कि उसके लिए कोच की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे कि अपनी कला को और निखार सके और उत्तराखंड का नाम भी रोशन कर पाए।
नहीं, मुझे किसी से मतलब ऐसी थोड़ी प्रेरणा तो मिली, बस ये मुझे कोच वगैरह कोई नहीं था, तो ये सब मैंने खुद ही सीखा है अपनी प्रैक्टिस से। आपके पास संसाधन क्या है? संसाधन तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो भी चीज़ें करते हैं वो खुद ही बनाते हैं। जैसे कोई पुलअप वाला चीज़ें हैं तो हम खुद ही बनाते हैं, और संसाधन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। आज से पहले आपको किसी ने कहीं पर कोई सहयोग, कोई सरकारी या गैर सरकारी तंत्र के द्वारा? अभी तक तो नहीं किया, बट आज अभी थोड़ी देर पहले ही श्री अनिल शाही जी आए थे, जिन्होंने मेरी डायरेक्ट बात माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कराई थी, और उन्होंने भी कहा था कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। वहीं पौड़ी में परिवहन विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली बाइक रैली थी, और आपको बता दें कि जिसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सचिव अकरम अली ने कहा कि सड़क नियमों से आम जन को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली गई। इसका आयोजन किया गया जिससे कि लोगों को परिवहन संबंधित नियमों से अवगत कराया जा सके। उन्होंने कहा कि वे सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि यातायात नियमों का पालन करने के बात उन्होंने कही है। अकरम अली ने कहा है कि जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के द्वारा कार्मिकों द्वारा वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, उन्हें स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए गए हैं। साथ ही साथ संभाग के परिवहन अधिकारी अनिता चंद ने बताया है कि सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में स्थानीय लोगों के साथ ही टैक्स यूनियन बस चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया, जिसमें आंख, शुगर और बीपी की जांच शामिल रही। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विजयनगर गांव का है, जहां पर परिवार घर से बाहर किसी पार्टी में गए हुए थे। इस दौरान 33 वर्षीय युवक ने अपने ही घर पर फांसी लगा ली, और ऐसे में जिसकी सूचना पाकर परिवार वाले और गांव के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। बता दें आपको कि बीते कुछ दिनों में तकरीबन 7 युवक युवतियों ने फांसी लगाकर या जहर खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। नैनीताल के रामनगर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। रामनगर हल्द्वानी मार्ग के समीप बेलगढ़ वन चौकी के समीप ये शव पड़ा मिला है, जिसकी सूचना वहां से मॉर्निंग वॉक पर गुजर रहे कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया गया, और इस बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि उक्त इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव की शिनाख्त शंकरपुर भूल के रहने वाले 23 वर्षीय रजत बिष्ट के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में जंगली हाथियों के झुंड का नहाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हाथियों को नहाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो कनखल के जगजीतपुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर इससे पहले भी जंगली हाथियों के आने की कई घटनाएं घट चुकी है। वहीं इस क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वन विभाग के द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।